नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाटिया और एमकेएच की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपकी इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है क्षितिज, उसका अध्याय नंबर 14 करने वाले हैं, जिसका नाम है आखिरी चट्टान। ये रचना है मोहन राकेश की, जिनका जन्म जो है वो 1925 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई। ये जो पाठ है हमारा आखिरी चट्टान, ये उनकी यात्रा वृत्तांत है, यानी कि एक रोचक यात्रा संस्मरण है। तो सबसे पहले हम जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में पढ़ लेते हैं, इस पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि हमारा पाठ एक्चुअल में क्या है। चलिए देखते हैं जीवन परिचय मोहन राकेश का। नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। इस प्रसंग में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन किया और आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय निधन हो गया। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो उपन्यास हैं इनके अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, नए आने वाला कल। नाटकों की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये इनके नाटक हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ इनकी कहानियाँ हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो परिवेश, और भ्रमण वृत्तांत करें तो आखिरी चट्टान तक, ये इनका भ्रमण है। तो ये जो पाठ का परिचय है, जान लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। मानव मनोविज्ञान की और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। कन्याकुमारी के सूर्यास्त और सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है, मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया हो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आखिरी चट्टान। कन्याकुमारी, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। कैप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी 6 चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। हर तरफ से पानी की मार रहती हुई समय की समाधि स्थित सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की 7 चट्टानों से टकरा रही थी। बलखाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ, एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफी घिर गई है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नज़र फिर सामने से उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तटरेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा।
यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थीं। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। यूं उनकी बातों से कहीं रहस्यमयी आकर्षण उनके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए शाह सफेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा में वह पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरफ उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरी युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई, उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका, रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उसके आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है, उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार मेरे सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र को उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थीं। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियां ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत सूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया रंग सा दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया है। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया। पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे मैं पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंजनी और बैंजनी से काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी। हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट सा पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहां शाही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर देखना संभव नहीं था।
मेरे और उन रंगों के बीच छा पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर सामने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भुला रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथ से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर मैं शाप बढ़ती रेत इस तरह दीवारों की तरह खड़ी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतार कर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही है। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर चढ़ गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगी। ऊपर पहुंचकर जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने के बाद मुझे अपना आप काफी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। रात, कैप होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ शाह लकीरें, एक पौधे की टहनियां, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे, सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मन था कि अभी कई दिन, कई सप्ताह वहां रहूं, पर मेरे भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया था कि लग रहा था कि वहां से तुरंत लौटना पड़ जाएगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कनाकोर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया हूँ। अब मुझे 2 में से एक रास्ता चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त समुद्र तट और वहां की रेत, और दूसरी तरफ अपने हाथ से लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में बंद थे। दूसरी तरफ अपने हाथ से लिखे वो कागज जो अब भी सेवाय होटल की दराज में बंद थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियों या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुकी।
बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थीं जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहां से जाने नहीं देगी, लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था दिमाग में किसी कोने में अटका, जो सुबह वहां से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया में साथ टाइम टेबल के हित से जुड़ते जा रहे थे। पहली बस 7:15, दूसरी बस 8:35, तीसरी टैश टैश टैश। थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी के 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा नौकरियों के लिए अर्जी देकर बैठकर आपस में बहस करना है। वह खुद वहाँ फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गुदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं, वह कह रहा था। इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है, मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा, उसका गुदा मुंह में डाल लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र की बिखरी 7 चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपने टोकरी से शंख और मालाएं दिखला रही थीं। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनोक्यूलर्स से सूर्य दर्शन। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कंडलकाक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्ला उस तरफ से उधर जाने के हक में नहीं थे। बहुत कहने पर मल्ला किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था जिस रास्ते से हम आए थे, उससे कहीं ज़्यादा। नाव इस समय लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने पर जरूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था कि यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बातों में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। अगले 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल गई। इससे पहले कि मल्ला उसे संभाल पाते, वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उसमें घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप और मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी से आत्महत्या कर ली थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के पास बहुत पास नहीं पहुंच गए। यह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्ला उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले ले गए थे।
कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवारों के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कंडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों के बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी ... उसके बाद एक शाम और वहां रुककर कनकौर लौट गया। वहां जाकर अपने लिखे कागज मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर अपनी कॉपी बना ली थी। कागजों पर लिखाई एक तरफ ही थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। तो इस तरह से इनका जो यात्रा वृत्तांत था राकेश मोहन का, ये संपूर्ण हुआ। और अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। विस्तार मतलब फैलाव। संगम मतलब मिलन स्थल, जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं। क्षितिज होता है जहाँ धरती और गगन के मिलने का आभास हो। वास्तव में कभी भी धरती और आकाश मिलते नहीं हैं, लेकिन हम बहुत दूर तक अगर निगाह डालें तो हमें दिखाई देता है कि कहीं बहुत आगे जाकर के आसमान धरती से मिल जाता है, उसे ही हम क्षितिज कहते हैं। चोटी मतलब शिखर। झुरमुट यानी पेड़ या झाड़ी जिनकी डालियां मिलकर कुंज सा बना रही हूँ। सुरमई यानी सुरमे के रंग का, यानी हल्का नीला। हिंद से यानी अंक। 1 2 3 को अरबी में हिंद से कहते हैं, कारण कि अंक योजना इनकी जो है वो हिंद से की गई थी। कंडल काकों यानी समुद्री पक्षी। चलिए इनके आगे के प्रश्नोत्तर हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया? तो इसका ऑप्शन है पहला सारिका, दूसरा है दिनमान, तीसरा है धर्मयुग, चौथा है कल्पना। तो आपको पता है कि इन्होंने सारिका नाम की पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या कन्याकुमारी? तो कन्याकुमारी आप जानते हैं कि कन्याकुमारी में वो है। अगले अति लघुतरात्मक प्रश्नों में आता है तीसरा प्रश्न कि कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है? तो आपने पढ़ा है पाठ के अंदर कि कन्याकुमारी में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम होता है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? तो इसका उत्तर है कि विवेकानंद ने कन्याकुमारी में सागरों के संगम में स्थित चट्टान पर समाधि लगाई थी। अगला प्रश्न है, लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए? तो लेखक को नारियल के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। कनकौर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? तो आप जानते हैं कि कनकौर के होटल में लेखक मोहन राकेश अपने लिखे हुए 80-90 पन्ने भूल आया था। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये हम सबको पता है। आगे इसके लघुतरात्मक प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ? तो सूर्यास्त के समय समुद्र का पानी पहले सुनहरा हो गया, बाद में उसके रंग में परिवर्तन हुआ। वह पहले लाल, फिर बैंगनी और अंत में काला हो गया। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से समुद्र के पानी का रंग बार बार बदलता रहा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया? सूर्यास्त होने के बाद समुद्र तट पर अंधेरा फैलने लगा और लेखक जिस टीले पर था वहां से अनेक रेतीले टीलों को पार कर वापस लौटना था। लेखक को भय हुआ कि इन टीलों को पार करने से पूर्व ही अंधेरा हो जाएगा, वह रेतीले टीलों में ही भटकता रह जाएगा, उसे रास्ता नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा? तो सूर्योदय हो रहा था, लेखक ने देखा कि पानी और आकाश के तरह तरह के रंग मिल मिलकर उठे थे। अनेक चट्टानें छोटे छोटे द्वीपों पर बिखरी थी, उनकी ओट में सूर्य उदय हो रहा था। अनेक लोग घाट पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उपस्थित थे। वे गेस्ट हाउस के मेहमानों को कॉफी जो है वो पिला रहे थे और वे शंख और मालाएं देखकर बेचने वाली महिलाओं के मोल भाव करने के साथ सूर्योदय जो है वो देख रहे थे।
अगला प्रश्न है, ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक की क्या बातचीत हुई? तो ग्रेजुएट नवयुवक ने लेखक को कन्याकुमारी के शिक्षित युवकों की बेकारी के बारे में बताया। इन 400-500 शिक्षित युवकों में से लगभग 100 जो है वो ग्रेजुएट थे। वे नौकरियों के लिए अर्जियां देते थे तथा आपस में दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते थे। वे कोई छोटा मोटा काम करते थे और घाट के पास की चट्टान पर आत्म जो हत्याएं हैं वो बहुत होती थी। तो चलिए अब आता है हमारे जो निबंधात्मक प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि नवलेखन में बहुतायत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या इसे आप सही मानते हैं? इस पाठ में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी सूची बनाइए। तो देखते हैं कि नवलेखन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बहुत हो रहा है। आवश्यकता अनुसार तथा उपयुक्त हिंदी शब्द उपलब्ध न होने पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना तो उचित है। लोक प्रचलित अंग्रेजी के शब्दों यथा स्टेशन, बस, स्कूल, होटल आदि का प्रयोग अनुचित नहीं है। हिंदी लेखन में अंग्रेजी शब्दों के अनावश्यक प्रयोग को मैं सही नहीं मानता, यानी जहाँ तक आवश्यक है उसका उपयोग किया जाए, क्योंकि बोलचाल की भाषा में जो सामान्य उनका हिंदी अनुवाद होता है वो लोगों को समझ में कम आता है। आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे कैप होटल, बाथ टैंक, मिशनरी, सैंड हिल, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, कॉफ़ी, कैनवस, इंच, फुट, लॉन, टॉर्च, सूटकेस, कॉन्वेंट, कंपाउंड, बस, टाइम टेबल, ग्रेजुएट, फोटो एल्बम, बैरे, वाइनाक्यूलर और कंडलकाक। ये सारे के सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जो यहाँ लेखन में प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है, पाठ के आलोक पे इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए कितना खूबसूरत ये प्रश्न है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने भारत के बारे में लिखा है कि प्रकृति का रहा पालना यही, यानी प्रकृति का रहा पालना यही होता है। एक्चुअल में प्रकृति का रख रखाव उसका पालन पोषण यही होता है। तात्पर्य यह है कि हमारा देश भारतवर्ष प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से विश्व में अनुपम है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हमारे देश में प्रकृति की सुषमा का भंडार भरा पड़ा है। हमारी इसकी प्राकृतिक मनोरमा मन को मोहित करने वाली है। मोहन राकेश ने भारत के दक्षिण समुद्र तट पर स्थित कन्याकुमारी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। सर्वत्र इसकी विशाल जलराशि बिखरी दिखाई देती है। तट पर छोटे छोटे द्वीपों के समान अनेक शाह चट्टानें हैं, उनसे टकराकर सागर की लहरें बिखर कर चूर चूर हो जाती है। कन्याकुमारी के लोग सैंड हिल से सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य देखने जाते हैं। चट्टानों की ओट से होता हुआ सूर्य का दृश्य अत्यंत मनोरम लगता है। लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य के प्रकाश में समुद्र तट सुंदर दिखाई देता है। सूर्य अस्त होता है तो उसका गोला जल को जैसे ही स्पर्श करता है वैसे ही जल सुनहरा होता जाता है, फिर रंग बदलते हुए लाल, बैंगनी और काला हो जाता है। समुद्र तट के पेड़ पौधे, चट्टानें आदि शाह हो जाती है। समुद्र तट की रेत की विविध रंगों की होती है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने वाला अपनी शुद्ध बुद्ध को भूल जाता है, जैसे कि लेखक मोहन राकेश भूल गया था और बाद में उसे अचानक याद आया था कि उसे वापस भी लौटना है, क्योंकि बहुत शाम हो जाएगी, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो वृत्तांत तथा यात्रा वृत्तांत वो पूर्ण हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।